Good afternoon. This is Dr. Neelam from Department of Chemistry, Sri Sankaracharya Mahavidyalaya, Junwani, Bhilai. I am going to deliver lecture on the topic of hyperconjugation. Hyperconjugation एक परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट होता है। इससे पहले हमने इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। ना हाइपर कॉन्जुगेशन होता क्या है? तो हाइपर कॉन्जुगेशन भी एक प्रकार का रेजोनेंस ही है। रेजोनेंस में पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है, लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन में सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है, वो भी उस सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड बनते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड बनते हैं, उनके सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है अपने एडजेसेंट पी ऑर्बिटल में। या इस तरीके से भी हम समझ सकते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन उन सिस्टम्स में होता है जिनमें एल्कीन, एल्काइन, कार्बोकैटायन या कार्बन फ्री रेडिकल्स होंगे। उनसे जुड़ा हुआ जो कार्बन होगा वह हमारा अल्फा कार्बन होगा, और उनसे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाएगा। अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन है वह अल्फा हाइड्रोजन है। तो उनके बीच जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन होंगे, सिग्मा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, उनका आ, आ, उनका उनका डीलोकलाइजेशन होगा, और डीलोकलाइजेशन होने से डबल बॉन्ड फॉर्म होगा, और जहां से इलेक्ट्रॉन गया है वहां पर H+ फॉर्म होगा। जैसा कि आप नीचे देख लीजिए, आपका यहाँ पर सिस्टम दिया हुआ है जिसमें कार्बोकैटायन है। इस कार्बोकैटायन से जुड़ा हुआ हम एक कार्बन बता रहे हैं जो कि हमारा अल्फा कार्बन है। ये इस अल्फा कार्बन से दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, और ये दोनों हाइड्रोजन के जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन हैं उनका डीलोकलाइजेशन होगा, और डीलोकलाइजेशन होने से यहाँ पर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होने से यहाँ पे जो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन क्या है, इस कारण यहाँ पे हाइड्रोजन पर H+ चार्ज डेवलप होगा, और ये नॉन बॉन्डिंग रेजोनेंस कहलाता है। क्या बोल रहे हैं? हाइपर कॉन्जुगेशन, जिसमें एल्कीन, एल्काइन, कार्बोकैटायन या कार्बन फ्री रेडिकल अगर यहाँ पर इस टाइप का सिस्टम है, उनसे जुड़ा हुआ जो कार्बन होगा वो अल्फा कार्बन, और उस कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। तो इन दोनों के बीच जो बॉन्ड होगा वो सिग्मा बॉन्ड होगा। वहां से सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होगा पी ऑर्बिटल में, और इस प्रकार से डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और हमारे यहाँ पे H+ फॉर्म होगा। यह हमारा एक नॉन बॉन्डिंग रेजोनेंस कहलाएगा, जो कि एक हाइपर कॉन्जुगेशन है, और ये डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। या हाइपर कॉन्जुगेशन को हम बैकर-नाथन के इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं, और जितना नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे उतना ही हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगा, और जितने ज़्यादा स्ट्रक्चर बनेंगे उसकी स्टेबिलिटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। जैसा आप यहाँ पर भी एग्जांपल्स में देख लीजिए, ये एल्कीन एक सिस्टम है, इससे जुड़ा हुआ जो कार्बन है वो अल्फा कार्बन है, और 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर टोटल 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर कितने स्ट्रक्चर बनेंगे? 3 अल्फा, 3 हमारा कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनेगा, और ये भी हमारा नॉन बॉन्डिंग रेजोनेंस ही कहलाता है। यह जो होगा कंडीशन, इसके लिए कार्बन के साथ हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग होने से, और कार्बन और ड्यूटेरियम के बीच में बॉन्डिंग होने से भी यह पॉसिबल होता है। और ये हमेशा, यह जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे वे कार्बोकैटायन, कार्बन फ्री रेडिकल और एल्कीन या एल्काइन, इनके बीच होने से इनके एडजेसेंट sp3 कार्बन प्रेजेंट होगा, वहां पर ही होगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये एक परमानेंट इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट होता है, जो कि हम बता चुके हैं। और इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होगा एटम का, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, और यह डिस्टेंस इंडिपेंडेंट इफेक्ट होता है। और दूसरी बात कि यह कार्ब एनायन इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन में इसका इफेक्ट नहीं देखने को मिलता है।
कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे जिसमें कितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है ये बताएंगे, और जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे उसका स्ट्रक्चर उतना ही बनेगा। जैसा कि यहाँ पर देख लेंगे, इस सिस्टम में एक ही मेथाइल ग्रुप है, एल्कीन के साथ जुड़ा हुआ एक मेथाइल ग्रुप है, तो टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे, इसमें 3 होंगे। सेकंड में सेकंड एल्कीन है जिसमें एक मेथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, उसके बाद फिर मेथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो फर्स्ट मेथाइल ग्रुप में कितने, वही तो अल्फा कार्बन है और उनसे जुड़ा हुआ 2 हाइड्रोजन क्या होंगे, अल्फा हाइड्रोजन होंगे। तो 2 अल्फा हाइड्रोजन है इसमें। नेक्स्ट में हमारा जो सिस्टम है इसमें 2 मेथाइल ग्रुप राइट साइड जुड़ा हुआ है, जो कि हमारा यहाँ पे 2 अल्फा कार्बन है और दोनों अल्फा कार्बन में 3 हाइड्रोजन है। तो इस प्रकार इसमें टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 6 हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए कार्बोकैटायन है, इस कार्बोकैटायन से जुड़ा हुआ एक मेथाइल ग्रुप है जिसमें 3 हाइड्रोजन है। तो इस प्रकार इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो इस प्रकार इसमें 3 कॉन्जुगेटेड हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनेगा। इसी प्रकार यहाँ पर देख लीजिए एक टर्सरी कार्बोकैटायन है जिसमें 3 मेथाइल ग्रुप है। तो इस प्रकार इसमें टोटल अल्फा हाइड्रोजन 9 है और नीचे में टर्सरी फ्री रेडिकल है। तो इस प्रकार से इसमें टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर कितने हैं, 8 हैं। अल्फा हाइड्रोजन की संख्या इसमें क्या है, 8 है। एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। तो फर्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। हाइपर कॉन्जुगेशन हम पढ़ रहे हैं तो इससे हमको क्या मतलब फायदा है इसको पढ़ने से। तो हमें अगर कोई एल्कीन दिया हुआ है और बोलता है कि कौन ज़्यादा स्टेबल है कौन कम स्टेबल है, इसको अरेंज कीजिए, तो इसको हम बता सकते हैं आसानी से। डिपेंड क्या करता है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे उसकी स्टेबिलिटी उतना ज़्यादा होगा, उसका स्ट्रक्चर उतना ज़्यादा बनेगा। तो आप फर्स्ट देख लीजिए, एक मेन इंपॉर्टेंट चीज है इसमें देख लीजिए, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर के, और यह नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर डिपेंड करता है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के, और ये इन प्रोपोर्शनल होता है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के। अभी हम आगे पढ़ेंगे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होता है। तो सबसे पहले स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन हम बता सकते हैं, किसी भी कंपाउंड में कितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे उसकी स्टेबिलिटी उतना ही ज़्यादा होगी। तो फर्स्ट में आप देख लीजिए, ये जो एल्कीन सिस्टम है उससे 4 मेथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो चारों मेथाइल के पास 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो ये चारों हमारा अल्फा कार्बन है और इनसे जुड़े हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होंगे। तो इस प्रकार हमारे पास यहाँ पे टोटल 12 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। उसी प्रकार सेकंड सिस्टम में देख लीजिए, इस एल्कीन में एक मेथाइल ग्रुप कम हो गया है। तो यहाँ पर कितने नंबर ऑफ अल्फा कार्बन है, 3, और तीनों से जुड़े हुए 3 हाइड्रोजन है। तो इस प्रकार यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 9 है। उसी प्रकार नेक्स्ट सिस्टम में देख लीजिए, यहाँ पे 2 मेथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है एल्कीन से, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हुए हैं, 6 हैं। तो इस प्रकार अगर स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो फर्स्ट वाला मोर स्टेबल होगा, देन सेकंड, देन थर्ड। नाउ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो सबसे पहले जाने कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होता क्या है। ये हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसी हाइड्रोजन गैस को जब हम प्रोवाइड करते हैं तो एक मोल अनसैचुरेटेड कंपाउंड सैचुरेटेड में जब कन्वर्ट होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। भाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और बॉन्ड ब्रेक हुआ, डबल बॉन्ड, और वहाँ पर हाइड्रोजन जाके जुड़ रहा है, तो हाइड्रोजन जुड़ने से यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, यहाँ पे जब कोई भी बॉन्ड फॉर्म होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। अब हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होगी वो हाइड्रोजनेशन एनर्जी कहलाएगा। यह जब एनर्जी रिलीज होती है तो यह कौन सा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो यह हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होता है। अब ये हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन से स्टेबिलिटी का क्या मतलब संबंध है। तो यहाँ पे अगर
हम एल्कीन की स्टेबिलिटी देखते हैं तो ये इन प्रोपोर्शनल होता है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के, जिससे कि आप देख लेंगे कि अगर इसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन अगर नहीं है या कम है तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। जितना ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होते जाएंगे उसकी स्टेबिलिटी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उतना ही क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। समझ रहे हैं इस बात को? एक बार और बोल रही हूँ मैं कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जितने कम होंगे तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उतना ही ज्यादा होगा। क्लियर एक बात में? अब यहाँ पर आप देख लीजिए नीचे में फर्स्ट आपका एल्कीन है। इस एल्कीन में देखेंगे कोई भी ग्रुप जुड़ा हुआ नहीं है तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। सेकंड में देखेंगे कि एक मेथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो 3 अल्फा हाइड्रोजन हो गया है यहाँ पे। और थर्ड में देख लीजिए तो 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो अगर हम एल्कीन की स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा स्टेबल थर्ड वाला, देन सेकंड, देन फर्स्ट होगा। लेकिन हम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की बात करेंगे तो सबसे कम अल्फा हाइड्रोजन जिसमें होगा उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उतना ही ज़्यादा होगा। तो फर्स्ट वाले का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे ज़्यादा, देन सेकंड, देन थर्ड। नाउ स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन। कार्ब कैटायन ये डिपेंड करेगा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन पे। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो ये एग्जांपल हम पहले भी देख चुके हैं इंडक्टिव इफेक्ट में। अब यहाँ पर देख लीजिए कि मेथाइल ग्रुप है, मेथाइल ग्रुप में कोई और कार्बन जुड़ा हुआ नहीं है। देन प्राइमरी कार्बोकैटायन है, देन सेकेंडरी कार्बोकैटायन, देन टर्सरी कार्बोकैटायन। तो टर्सरी कार्बोकैटायन में टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 9, देन सेकेंड में 6, देन प्राइमरी में 3 हाइड्रोजन है। तो इस प्रकार से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। जितना ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगी उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। नीचे भी हम सेम देख सकते हैं इस चीज को कि पहले वाले कंपाउंड में देख लीजिए यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 3 है। सेकंड में हम देखेंगे इसमें अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 2 है। थर्ड में देखेंगे इसमें अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 1 है। अब नेक्स्ट में देखिए अल्फा हाइड्रोजन की संख्या इसमें कितनी है? 0 है। तो इस प्रकार जैसे जैसे अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कम होती जा रही है उसकी स्टेबिलिटी भी क्या हो रही है? कम होती जा रही है। नाउ स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। सेम फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी भी डिपेंड करता है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन के ऊपर। इस प्रकार इसका भी सेम ऑर्डर रहेगा। ना इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, तो क्या ये एक टेम्परेरी इफेक्ट होता है। अभी हमने जो जो पढ़ा है कि रेजोनेंस इफेक्ट है, हमारा इंडक्टिव इफेक्ट है, मेसोमेरिक इफेक्ट है, और अभी हमने पढ़ा हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट के परमानेंट 4 इफेक्ट होते हैं। और एक होता है टेम्परेरी इफेक्ट जिसके अंतर्गत सिर्फ आता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट तब होता है जब किसी सबस्ट्रेट, कोई सबस्ट्रेट है उस पर कोई अटैकिंग रिएजेंट आएगा तभी उसमें कोई इफेक्ट होगा। अपने आप इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। जब कोई बाहर से कोई स्पीसीज आ रहा है, चाहे वह इलेक्ट्रोफाइल भी हो चाहे वह न्यूक्लियोफाइल हो, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल हमारा रिएजेंट कहलाएंगे। किसी भी अटैकिंग रिएजेंट के आने के बाद अगर जो सबस्ट्रेट है उसमें कोई चेंज हो रहा है, चेंजेस हो रहा है, तभी ये क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। अब वो सबस्ट्रेट हमारा कैसा होना चाहिए? या तो वो डबल बॉन्ड वाला होना चाहिए या ट्रिपल बॉन्ड वाला होना चाहिए। मतलब अनसैचुरेटेड सबस्ट्रेट होंगे तभी तो उसमें अगर कोई अटैकिंग रिएजेंट आएगा तब उसमें पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होगा, और यह शिफ्टिंग कंप्लीटली होता है। अभी तक हमने जितना परमानेंट इफेक्ट देखे हैं उसमें पार्शियली शिफ्टिंग हो रहा था, पर इसमें क्या हो रहा है कि कंप्लीटली पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होगा, जिसके कारण एक एलिमेंट के ऊपर या एक एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा
और एक एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। अब यह डिपेंड करता है कि किस पे पॉजिटिव चार्ज अटैक करेगा और किस पर नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को हम ई से रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए ये दो प्रकार के होते हैं, प्लस ई इफेक्ट और माइनस ई इफेक्ट होते हैं। तो पहले हम प्लस ई इफेक्ट के बारे में करते हैं। कोई भी सबस्ट्रेट कौन सा होगा जिस पर कोई भी बाहर से जो स्पीसीज आएगा, अटैकिंग रिएजेंट, एक्चुअली जिस पर अटैक करते हैं वह सबस्ट्रेट कहलाता है। ये क्या कहलाएगा? हमारा सबस्ट्रेट कहलाएगा। और जो अटैक करता है वह क्या कहलाएगा? रिएजेंट कहलाएगा। यह रिएजेंट इलेक्ट्रोफाइल भी हो सकता है और न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है, डिपेंड करता है। अब यहाँ पर एक चीज देखिए कि यहाँ पर हमारा एल्कीन है, इथीन है, डबल बॉन्ड है। अब यहाँ पे एक साइड तो शिफ्ट होगा बॉन्ड, डबल बॉन्ड, कोई भी अगर ग्रुप आ रहा है तो एक साइड यहाँ पे पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग हो रही है, और पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होने से कार्बन और कार्बन जिस साइड शिफ्ट हुआ है तो यहाँ पर क्या चार्ज डेवलप हो रहा है? नेगेटिव। और यहाँ पे क्या डेवलप हो रहा है? पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है। और यह कंप्लीटली शिफ्टिंग होता है, ये नहीं कि शिफ्ट होने के बाद फिर से वापस आएगा। अब शिफ्ट हो गया, अब यहाँ पर सपोज ई प्लस आ रहा है, ई प्लस आने के बाद वह किस पर जुड़ेगा, किस पर अटैक करेगा? ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज है तो वह नेगेटिव के ऊपर अटैक करेगा। और ये जो ई प्लस आ रहा है वो यहाँ पर इस जो नेगेटिव बना है उस पर यह जुड़ जाता है, और यहाँ पे प्लस और माइनस हट के यहाँ पे ई के साथ बॉन्ड बना लेता है। मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं कि कोई भी जो एल्कीन है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के शिफ्टिंग, और जिस साइड इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हुई है वहां पे इलेक्ट्रोफाइल आके क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। इस प्रकार से एक कार्बोकैटायन यहाँ पे फॉर्म हो जाता है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? प्लस ई इफेक्ट। प्लस ई इफेक्ट में क्या होगा? एल्कीन के पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी, और जिस साइड शिफ्टिंग होगी वहां पर प्लस इलेक्ट्रोफाइल आकर जुड़ जाता है, जिसके कारण यहाँ पे कार्बोकैटायन का फॉर्म होता है, और यही हमारा क्या कहलाता है? प्लस ई इफेक्ट। और माइनस ई इफेक्ट में क्या होगा कि इसमें क्या होगा कि कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा जिस पर न्यूक्लियोफाइल क्या है? नेगेटिव चार्ज वाला स्पीसीज होगा, जो जो वहां पर अटैक करेगा जहां पर पॉजिटिव चार्ज होगा, जहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन रिच होगा। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिच होगा, तो वहां पर अटैक करेगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्डेड सिस्टम होगा जिसमें पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी, और पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होने से यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है। तो यह जो नेगेटिव चार्ज वाला स्पीसीज है कहाँ पर अटैक करेगा? हमारा पॉजिटिव चार्ज वाला स्पीसीज के ऊपर। मतलब हम यहाँ पे प्लस ई इफेक्ट में हमने क्या देखा था कि जिस साइड इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हुई थी वहीं पे इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ रहा था। लेकिन माइनस ई में क्या है? जिस साइड इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो रही है उसके अपोजिट साइड आके न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ता है, जिससे यहाँ पे जिससे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज वाले स्पीसीज का फॉर्मेशन होगा। तो इस प्रकार से हम ये हमारा जो इफेक्ट होगा माइनस ई इफेक्ट है। प्लस ई इफेक्ट तब होगा जब पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग से इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ेगा, और माइनस ई इफेक्ट क्या होगा? जब पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग से जब उसके अपोजिट साइड में आकर न्यूक्लियोफाइल जब जुड़ता है तब उसे हम माइनस ई इफेक्ट कहते हैं। इस प्रकार से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट भी अब खत्म हो गया। थैंक यू।